नमस्कार, मैं हिमांशु अवस्थी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हिमांशु अवस्थी मोटिवेटर। द्रौपदी मुर्मू ये एक ऐसा नाम जिसे शायद ही पिछले 1 से 2 महीने पहले झारखंड के अलावा या उड़ीसा के अलावा इस देश का नागरिक जानता हो। द्रौपदी मुर्मू जिनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा में मयूरगंज नामक एक जिला है, एक शहर है, कस्बा है, वहाँ पर हुआ था। एक आदिवासी समाज में इनका जन्म हुआ। और जैसा कि आपको पता है, आदिवासी जो समाज है उस समय वो अति पिछड़ा था। दलितों में सबसे अगर पिछड़ी कोई जात थी, कोई कास्ट थी, तो आदिवासी समाज की थी। लेकिन वहाँ से भी निकल के अपने समाज के प्रति उन्होंने, जब उस समय, क्योंकि आदिवासी जो समाज होता था उसको मेन स्ट्रीम में यानी कि मुख्य धारा में लाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। कांग्रेस की सरकारें थी उस समय। मूलभूत सुविधाएं भी आदिवासियों के लिए वंचित हो गई थी। उनके लिए एक सपना हो गया था कि वो 2 वक्त का कैसे खाना अपने लिए जुटाएं। ये आदिवासी समाज की बात थी उस समय की, जिस समय द्रौपदी मुर्मू जी बड़ी हो रही थी। और उन्होंने जब देखा कि मेरे आदिवासी समाज के लिए, मेरे क्षेत्र के लिए, मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए सरकारें कुछ काम नहीं कर रही, तो उन्होंने मन में एक दृढ़ संकल्प बनाया कि मैं अपने समाज के लिए कुछ करूँगी। पहली आदिवासी महिला बनी अपने क्षेत्र की, अपने मयूरगंज की, जिन्होंने स्नातक तक की पढ़ाई की। उस परिस्थितियों के अंदर, जिस परिस्थितियों में उनके पास खाने के लिए अच्छा खाना नहीं होता था, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते थे, अच्छे स्कूलों में पढ़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन वे कहते हैं ना कि अगर कुछ ठान लोगे तो आप परिवर्तन ले आओगे। द्रौपदी मुर्मू जी अपने कुनबे से, अपने आदिवासी कुनबे से निकलकर उन्होंने स्नातक तक की पढ़ाई की और पहला दांव मारा। एक आदिवासी लड़की सिंचाई विभाग में सरकारी नौकरी को प्राप्त करके क्लर्क बनती। क्लर्क बनने के बाद जब वो सरकारी सुविधा में गए, उसके बाद भी उनको वही चीज़ें फेस करनी पड़ी जो वो बचपन में फेस कर रही थी, कि किस तरह से आदिवासी समाज को 2 दर्जे का समाज समझते थे लोग। उस समय की जो सोच थी, अपने पास ना बैठालना। और उन्होंने अपने ऑफिस में भी इन सब चीज़ों को फेस किया कि ऑफिस के अंदर उनके साथ कोई बैठना नहीं पसंद करता था मित्रों, कि लोग कहते थे वो दलित समाज की, आदिवासी समाज की, उनके पास मत बैठो। ये सब चीज़ें बार बार द्रौपदी मुर्मू जी के जो हृदय है उसको छूती गई। और उसके बाद 2 साल के बाद उन्होंने एक उड़ीसा के एक डिग्री कॉलेज के अंदर प्रोफेसर की नौकरी की और वो प्रोफेसर बनी। और प्रोफेसर बनने के पीछे मकसद उनका सिर्फ इतना था कि समाज में इस तरह की जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, एक आदिवासी समाज के लिए जिस तरह से लोगों के अंदर एक सोच है, एक भावना है कि आदिवासी समाज के लोग नहीं होते, इसी मैसेज को देने के लिए द्रौपदी मुर्मू जी ने एक शिक्षक का काम किया और कई वर्षों तक उस विश्वविद्यालय में शिक्षा दी। 1997 में एक उनके जीवन में परिवर्तन हुआ। 1997 में जब देश ऊंचाइयों को छू रहा था, 2000 का दशक आने वाला था, हमारा देश आगे बढ़ रहा था, हम लोग चांद की बातें कर रहे थे, साइंस में हम लोग तरक्की कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त आदिवासी समाज जो उनका समाज था, उस वक्त भी अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह रहा था। उनको अच्छा खाना नहीं मिल रहा था, बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं मिल रही थी, अच्छा इलाज नहीं मिल रहा था, अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही थी उनको। 1997 में एक ऐसी घटना उनके साथ घटी कि उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को मौलिक सुविधाओं के लिए जब देखा, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं इस आदिवासी समाज में जन्म ली हूँ, अगर मैं इस आदिवासी समाज में रह रही हूँ और मैं अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर सकती, इन पिछड़े लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, तो क्या फ़ायदा ऐसा जीना का। 1997 में उन्होंने उस समय की भारतीय जनता पार्टी में अपनी ज्वाइनिंग करी। 1997 में फिर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ी और उसके पीछे भी मकसद था, क्योंकि उससे पहले हर जगह केंद्र में या अन्य अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी और कांग्रेस की सरकारों ने उनके साथ हमेशा से पिछड़ापन रखा। अगर वो आदिवासी समाज में जन्म लिए हैं समाज के लोग, तो वो उनकी, मैं समझता हूँ कि कोई गलती नहीं होती। कोई भी व्यक्ति कहीं भी जन्म ले सकता है, उसकी गलती नहीं हो सकती। लेकिन हम सरकारों का काम, जो उन पर रूल कर रहे हैं, उनका ये काम होता है कि सबको एक चश्मे से देखना। भारत का संविधान सबको एक आज़ादी दे रखा है, एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान की बात करता है भारत का संविधान। तो कांग्रेस की उस समय की सरकारों ने आदिवासियों के साथ जिस तरह से पक्षपात किया, और ये सब असर पड़ा द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर। 1997 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और 6 महीने के बाद अपने क्षेत्र में, तो चूँकि वो सक्रिय थी, अपने समाज के लिए वो काम करती थी, और 6 महीने के बाद वो नगर पंचायत की पार्षद चुनी गई। और 1997 से लेकर 2000
तक वो अपने क्षेत्र में लगातार काम करती रही और इसका प्रभाव ये पड़ा कि सन 2000 में अपनी विधानसभा सीट से विधायक चुन के आई और उस समय बीजेडी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया और गठबंधन में 4 साल तक के लिए द्रौपदी मुर्मू जी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री के स्वतंत्र रूप से प्रभार के तौर पर काम करती रही। 2004 में फिर चुनाव हुआ, 2004 में फिर से वो चुन के आई, फिर विधायक हुई 2009 में। 2009 में एक उनके साथ बड़ी विचित्र घटना घटी। उनके एक 25 साल के बेटे की आकस्मिक मौत हो गई और जिस घटना ने उनको पूरा क्षुब्ध कर दिया, पूरा तोड़ के रख दिया। ये घटना उनके जीवन की सबसे ज़्यादा उनको परिवर्तित करने की घटना थी। इस घटना से वो टूट गई क्योंकि एक 25 साल का लड़का उन्होंने अपना खोया था और यहीं से उनके ऊपर आफतों के पहाड़ आना शुरू हो गया। सन 2013 के अंदर द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी एक दूसरे बेटे को खोया, अपने भाई को खोया, अपनी माँ को खोया। इन 3 लोगों को खोने के बाद वो पूरी तरह अवसाद में चली गई, डिप्रेशन में चली गई। उन्होंने ब्रह्म कुमारीज ज्वाइन किया, जहाँ पे अवसाद से और डिप्रेशन से लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। उसकी वीडियो मैं बनाऊंगा, उस पर डिटेल में बात करेंगे। तो ब्रह्म कुमारीज के कैंप को ज्वाइन किया और 2014 में उनके पति की भी डेथ हो गई और वहाँ से वो बिल्कुल टूटने ही लगी थी कि अपने डिप्रेशन से खुद को बाहर निकाला। एक ऐसे एनजीओ को भी ज्वाइन किया जहाँ पे इस तरह के जो डिप्रेशन में लोग अवसाद में चले जाते हैं उनको निकालने का काम करते हैं। और 2015 में वो पहली महिला झारखंड की राज्यपाल बनी। 2015 में जब वो पहली महिला राज्यपाल की झारखंड की राज्यपाल बनी तो उस समय राष्ट्रपति जी चुन के आए थे, रामनाथ कोविंद जी, उनको बधाई देने उस राष्ट्रपति भवन में गई थी। शायद द्रौपदी मुर्मू ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो जिस राष्ट्रपति भवन में एक राष्ट्रपति का सम्मान करने आई हैं, उनसे मिलने आई हैं, राज्यपाल के तौर पे जो प्रोटोकॉल तय होता है वो राजभवन एक दिन उनका होगा। 20 जून 2022 को जब वो अपना जन्मदिन मना रही थी, उनको पता भी नहीं होगा कि 21 जून 2022 को उनको कैसा गिफ्ट मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया और जब उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया तो सारे विपक्ष ने कहा कि ये एक डमी चेहरा है, इनको कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को दिया था जो एक बहुत ही मंझे हुए राजनेता कहलाते हैं। लेकिन वही है ना कि आप किसी के हौसले की पहचान नहीं कर सकते, किसी के इरादों की पहचान नहीं कर सकते। जिस द्रौपदी मुर्मू को सब डमी कैंडिडेट विपक्ष के लोग बता रहे थे, उन द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष तक में सेंध लगा ली। भाजपा के लोगों ने तो वोट दिया, भाजपा के सहयोगी दलों ने भी वोट दिया, जो विपक्ष के लोग थे उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया और 64.3% वोट द्रौपदी मुर्मू जी जीत कर कल भारत की सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर, भारत के सबसे बड़े राजतंत्र के अंदर राष्ट्रपति बन के आई, पहली भारतीय नागरिक बन के आई। वो इस देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और इस देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। मित्रों, ये वो देश है जहाँ कोई अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी ताकत के साथ कोई चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। ये देश वो लोकतंत्र है, वो राजतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा राजतंत्र है कि कोई आदिवासी महिला अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी डिग्नेशन के साथ एक महिला राष्ट्रपति आदिवासी बन सकती है, एक पहलवान रक्षा मंत्री बन सकता है। आज हमने 15वीं राष्ट्रपति महिला तो बना दिया है, लेकिन आज भी समाज के अंदर महिलाओं के प्रति हमारी अभी सोच नहीं बदल पाई है। आज भी रात में हम अपनी बच्चियों को बाहर भेजने में, सार्वजनिक जगहों पे भेजने में डरते हैं। मित्रों, आज हमने पहली आदिवासी महिला तो बना दी है 15वीं राष्ट्रपति, लेकिन आज महिलाओं के प्रति जो हमारी सेवाएं हैं, जो हमारी सोच है, जो हमारी भावनाएं, जो हमारे कर्तव्य हैं, आज उनको भी पूरा करने का मैं समझता हूँ समय आ गया है। एक महिला राष्ट्रपति बनने के तौर पे पहले तो मैं बधाई दूंगा द्रौपदी मुर्मू जी को और मैं चाहूँगा कि वो महिलाओं के क्षेत्र में ज़रूर काम करें। आज भी कुछ महिलाएं रात में सार्वजनिक जगहों पर जाने से डरती हैं। आज भी उनको ये डर रहता है कि कोई उनको इस तरह की नज़रों से देख रहा है जो शायद कोई महिला पसंद नहीं करती है। और हमें भी समाज के अंदर परिवर्तन लाना चाहिए। हमें भी ये सोचना चाहिए कि हमारी भी बहन है, हमारी भी माँ है, आगे चल के बेटी भी होगी। अगर हम अपने समाज के अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे तो मैं समझता हूँ इस समाज का कभी उद्धार नहीं हो सकता। इस दुनिया का सबसे बड़ा राजतंत्र जरूर है हमारा देश, लेकिन आज भी समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं उनको मैं समझता हूँ दूर करने की आवश्यकता है। तो मित्रों, ये कहानी थी एक आदिवासी महिला की कि एक आदिवासी महिला अपनी मेहनत, अपनी लगन से किस तरह से इस भारत के सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े राजतंत्र की प्रथम महिला बन सकती है।
अगर आप में मेहनत है, आप में डेडिकेशन है, आप में लगन है और आप ईमानदारी से अपने काम को कर रहे हैं, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, आप पढ़ाई के क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हो, आप राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हो, आप दुनिया में कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम छोटा नहीं होता। आप उसको मेहनत से करिए, आप उसको लगन से करिए, आप शीर्ष तक पहुंच सकते हैं। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आपको ज़रा सी भी मोटिवेट कर रही हो, आप इस वीडियो से ज़रा से भी इंस्पायर हो रहे हो, तो हमारे हिमांशु अवस्थी मोटिवेटर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और अगर इस वीडियो में आपको कोई त्रुटि लगे, हमारी आज दूसरी वीडियो है, अगर इसमें कोई कमी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।